हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका कंडक्ट करवाया गया था 17 मार्च 2024 को। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर में ही हुआ था। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। क्योंकि हम कंप्लीट जो है वो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, और मेजर मोटिव ये है कि आपको पता लग जाए कि फॉर्मेट क्वेश्चंस का क्या रहता है, कि किस लेवल तक इंक्रीज किया जाता है। या तो लेवल आपका सेम रहेगा, या फिर आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है। दूसरी चीज क्या है, जनवरी आपका शुरू हो गया है, तो मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद 1 से 1.5 महीना जो है वो आपको मेंस के लिए मिलेगा। तो आपके पास टाइम कम है। आज का पेपर देखकर आपको पता लग जाएगा कि 2024 में किस तरीके का पेपर पूछा गया था। अगर आपको उससे भी प्रीवियस के पेपर चाहिए तो यस कमेंट कर दीजिएगा, आपको और भी पेपर यहां पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, हमारा एचपी हाईकोर्ट क्लर्क एग्जाम 2025 का पीडीएफ कोर्स चला हुआ है, और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो उसको पसंद किया है। डेली कंटेंट उसमें शेयर किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी आपको पीडीएफ मिलती है हर एक सेक्शन की। जितने भी सेक्शन है, आपका रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका कंप्यूटर हो गया, सबकी आपको पीडीएफ क्वालिटी वाइज प्रोवाइड करवाई जाती है। सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ है। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 10,000 आपको वन लाइनर मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ मिलती है आपको, और पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया। आप एक बार चेकआउट करेंगे कि किस तरीके का आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 499 रुपये में आपको ये जो है वो पैक मिल रहा है। कूपन कोड है एचपी, मतलब कि हाई कोर्ट, आपको कूपन कोड लगाना है, क्योंकि वहां पर प्राइस आपको 999 दिखाएगा। तो कूपन कोड अप्लाई करके आप 499 में इसको अवेल कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। 2024 का है, बिल्कुल मैंने एज इट इज जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे यहां पर मेंशन किए हैं। और आंसर जो है वो कुछ आंसर की के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, बट मैंने आपको बिल्कुल सही आंसर यहां पर मेंशन किए हैं। बाकी किसी में अगर डाउट होगा तो मैं आंसर की के अकॉर्डिंग भी आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 कमेंस। ठीक है, और इसमें 19 कंट्रीज ने जो है वो क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो शांति प्रयास 4 के बारे में यहां पर पूछा गया था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका काठमांडू। थोड़ा स्पीड में करेंगे ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं, करंट अफेयर्स आपके पूछे जाते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट करंट अफेयर जितना मैंने प्रीवियस ईयर को पेपर को एनालाइज करके देखा, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं। तो मार्च में आपका पेपर हुआ था, और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये फरवरी से पूछा गया था। तो ज्यादातर क्वेश्चन मार्च हो गया आपका, ठीक है, यानी कि फैब हो गया, जैन हो गया, या फिर आपका दिसंबर हो गया, इसी से ही पूछे जा रहे थे। तो 6 मंथ्स के अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो एक चीज याद रखिएगा, आपको मार्च से पहले पहले के पढ़ने हैं, ज्यादा आपको प्रीवियस एक ईयर में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 6 महीने की आपके लिए वेल एंड गुड रहेंगे, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी जो कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको तो हम प्रोवाइड करवा ही देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, बिकमिंग द 119th मेंबर नेशन। ठीक है, कौन सी कंट्री जो है वो 119वीं सदस्य बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो उसका जो सही आंसर था वो था आपका माल्टा। ठीक है जी, तो ये कंट्री कहाँ की है, ये आपकी यूरोप की कंट्री है। और इसकी कैपिटल कौन सी है, इसकी कैपिटल है आपकी वलेता। ठीक है, वलेता जो है वो इसकी कैपिटल है। तो थोड़ा कैपिटल करेंसी वगैरह देख के जाइएगा। जो अपने आप से तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग सेंटर में भी जा रहे हैं, तो उनको भी बोलिए कि हमें स्टैटिक जीके पर जो है वो ज्यादा फोकस करवाया जाए। नेक्स्ट है, वियर इज द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस बहुत बार न्यूज में रही है। ठीक है, लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट साइंड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। अब देखिए, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 से क्वेश्चन आया है, यानी कि 2024 के मार्च में आपका एग्जाम हुआ था, ये उससे पहले का ही 1-2 महीने का करंट अफेयर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दुबई। ठीक है, 3 करंट अफेयर हो गए। नेक्स्ट आपका, विच कंट्री सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन, जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, तो ये किसने जो है वो लॉन्च करे, मतलब कि लॉन्च करेगी, तो वो है आपका सऊदी अरेबिया। इसका आंसर था आपका सऊदी अरेबिया। समझ आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कितने नेशंस जो है वो पार्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। तो उस समय इसका आंसर था 31 नेशंस। ठीक है, उस समय यानी कि 2024 में इसका आंसर था
31 नेशंस बस। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें एक और कंट्री जो है वो ऐड हुई थी, जिसका नाम है आपका लाटीवा। लाटीवा कंट्री ऐड हुई है और 2024 में, और अब जो है वो 32 आपके यहाँ पर टोटल नेशंस है। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था। मतलब ये नहीं है कि आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पर मेजर जो फोकस रखना है, फोकस कहां पर रखना है कि भाई टाइप किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी तैयारी किस टाइप से कर रहे हो। अब हम तो अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपकी तैयारी कोर्स में करवा रहे हैं, बट जो नहीं ज्वाइन किया जिन्होंने, तो वो अपने हिसाब से जो है वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है, पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स, जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है वो दुनिया का क्या है? लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, या नन ऑफ एबव? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। कौन सा है आपका? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पर आपके स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी जो ब्रांच है साइंस की, वो किससे रिलेटेड स्टडी करती है? वो करती है आपकी इंसेक्ट से रिलेटेड, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, समझ आ गया, ब्रांच से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका इरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द यूएन इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, कि ये जो पड़ता है ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो याद रखिएगा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन का टाइप हुआ, जिससे आपको समझ आएगा कि कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश पड़ते हैं। ये भी आपको पता होना, थोड़ा जानकारी उसके बारे में रखना जो है वो जरूरी है, जो फेमस फेमस है, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन ही देख लीजिए। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। हिटलर की जो पार्टी थी जो कि आपकी कब पावर में आई थी? 1933 में पावर में आई थी। तो उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको नाजी पार्टी के नाम से जो है वो जाना जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नाजी पार्टी। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो गोल्फ प्लेयर है विजय सिंह, सबसे पहले तो याद रखिएगा विजय सिंह का संबंध गोल्फ से है, तो वो कौन सी कंट्री का? अब नाम देखकर जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा तुक्का लगाना होगा वो लगाएंगे इंडिया, बट इंडिया इसका आंसर गलत होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फिजी। विजय सिंह का संबंध जो है वो फिजी से है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो 10 एक क्वेश्चन आप लगा लीजिए कि एक तो आपका करंट अफेयर मिला के प्लस स्टैटिक जीके मिलाकर जो है थोड़े बहुत, ठीक है, ये आपके क्या हो गए? वर्ल्ड के, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ये आपके जो है वो किस में पूछे गए हैं? स्टैटिक जीके में। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेरिटरी ऑफ पोरस, ठीक है, पोरस की टेरिटरी जो है, ठीक है, कौन सी दो नदियों के बीच में सिचुएटेड थी? पोरस की टेरिटरी सतलुज और ब्यास, रावी और चिन्नाब, झेलम और चिन्नाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका झेलम और चिन्नाब, ठीक है, झेलम और चिन्नाब के बीच में जो है वो पोरस की टेरिटरी पड़ती थी। नेक्स्ट तो आसान क्वेश्चन है, बहुत बार जो है वो एचपी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है, किसके द्वारा जो है वो दी गई थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दादा भाई नौरोजी। तो ये तो आपको क्लर्क वगैरह के प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में एचपी के देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना, ठीक है, श्रीरंगपटना वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड किसके बीच में? ठीक है, रंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। दूसरा आपको पता है ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, पर ब्रिटिशर्स में किसके बीच में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। ये जो इन्होंने हमारा बैच लिया है उनमें हमने एक जो है वो क्या डाला है, जितनी भी बैटल्स हुई है इंडिया की उसकी पीडीएफ डाली है, तो उसमें ये सब कुछ मेंशन किया गया है कि कौन सी ट्रीटी जो है वो किसके टाइम पर हुई थी, ठीक है। कार्निवालिस के टाइम पर, टीपू सुल्तान और कार्निवालिस के बीच में 1792 में हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका टू विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर्स वो स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग्ड, ठीक है, कि जिन्होंने जो है वो आपके फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, जो लीडर्स थे वो जनरली किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? क्या वो लॉयर्स थे, वकील थे, जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, या सभी थे? तो वो भाई सभी थे, ऑल ऑफ द एबव जो है वो इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, जो आपका लैकेद्वीप था, म्यूनिकॉय था, अम्नीद्वीप था, ये आइलैंड थे, इनका नाम बदलकर कब जो है वो लक्षद्वीप कर दिया गया था? किस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1973, 1973। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन, ठीक है,
पावर टू डिसाइड, इलेक्शन पिटिशन की पावर जो इसको डिसाइड करता है वो किस में वेस्टेड होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जो जुडिशरी का आपका पेपर है, हाई कोर्ट का आपका एग्जाम है क्लर्क का, तो जुडिशरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, जरूर हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, रीट्स वगैरह क्या होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं, या कुछ केसेस इनमें रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स, बहुत बार पूछा भी है कौन सा पेंसिल्स में यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट जो है वो आपका पेंसिल्स में जो है वो जनरली यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी, कौन सी मेटल जो है वो अमेलगन मतलब कि फॉर्म करती है दूसरी मेटल्स के साथ, तो इसका जो सही आंसर है वो है मरकरी। तो दो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आपको अलग अलग पेपर में ऑब्वियस सी बातें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बॉल पॉइंट पेन, इसकी इन्वेंशन किसने करी थी? साइंस का समझ रहे हो ना कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बॉल पॉइंट पेन की इन्वेंशन किसने करी थी? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बीरो ब्रदर्स। ठीक है, बीरो ब्रदर्स, या फिर आपसे नाम पूछा जाएगा लेस्जियो बीरो, या फिर एक सेकंड नाम आता है जोहन जे लाउड या हाउड। ठीक है, तो ये दो नाम है, चेक कर लीजिएगा लाउड है कि हाउड है। तो ये दोनों क्या थे, इनको बीरो ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जो है वो बॉल पॉइंट पेन की खोज करी थी। फादर ऑफ जियोमेट्री किसको बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है आपका यूक्लिड को। सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। समझ रहे हो किस तरीके के साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एक आपका फादर से रिलेटेड हो गया, तो सारे फादर्स पढ़कर चल जाइएगा, कौन कौन सी ब्रांच का कौन कौन सा होता है, किस किसने क्या इन्वेंशंस की थी ये। ठीक है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन कूटी, शंकर, लक्ष्मण और सुधीरधर? ठीक है, ये चार बंदों के नाम दिए गए हैं, इनके बीच में क्या कॉमन है? क्या ये फिल्म डायरेक्शन से संबंधित है, ड्राइंग कार्टून से संबंधित है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से संबंधित है, या क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो ये भाई कार्टूनिस्ट हैं, तो ड्राइंग कार्टून से जो है वो इनका संबंध है। समझ आ गया? नेक्स्ट है द इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर, उनको क्या कहा जाता है? तो जियोग्राफिक ग्रिड्स जो है वो उनको कहा जाता है। तो ये सारे एक आप तरीके से बोल सकते हैं स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, मतलब जो चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन से देश की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स के ऊपर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जापान। द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वाज ऑब्जर्व्ड एज, किस तरीके से जो है वो उनका डेथ एनिवर्सरी डे मतलब कि ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, एंटी टेररिज्म डे। नेक्स्ट है आपका द सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वाज सेलिब्रेटेड इन, तो कब सेलिब्रेट की जाती है ये? तो ये की जाती है आपकी मई 1993 में। फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। तो क्वेश्चन का टाइप आप देख रहे होंगे, बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि भाई थोड़े टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज से पूछे गए हैं, ये कहीं से भी उठाकर आपके क्वेश्चन जो है वो प्लेस किए गए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो अगला, द ईयर 1991 वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज द ईयर ऑफ, कि जो 1991 का ईयर था वो किस टाइप का ईयर जो है वो माना गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टूरिज्म, टूरिज्म ईयर माना गया था। अब आप यार 2024 का पढ़ लोगे, 2023 का पढ़ लोगे, ठीक है, 1991 तो आपके ख्यालों में भी नहीं आएगा कि भाई ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई हाँ इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। है तो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए, अब जिनका सीरियसनेस नहीं है तो उनको तो कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। फेमस दिलवारा टेम्पल्स कहां पर पड़ते हैं? तो पड़ते हैं राजस्थान में, माउंट आबू आपने सुना होगा। ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल्स। नेक्स्ट है आपका वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका देहरादून में। ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है जी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से पूछा गया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी ये कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी औरंगाबाद में। तो आप देख लीजिए, इंस्टीट्यूट से है आपका, यूनिवर्सिटीज से है, तो एक बार नजर जो है वो अच्छे से मार लीजिएगा। द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग कितनी है? 2:3। समझ आ गई? 2:3 जो है वो आपको याद रखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस यहां पर कर लिए हैं। ठीक है, आपको एक तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई क्या है, किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज, 2:3 नहीं, 3:2, ठीक है, समझ आएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या है ऑप्शन में, ठीक है, 2:3 दिया गया है या 3:2 दिया गया है, ठीक है। कई बार 2:3 दिया जाता है, 3:2 दिया जाता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आपको जो है वो देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो करेक्ट है। आउटर सराज एरिया इन कुल्लू, ठीक है, आउटर सराज जो है वो कुल्लू में पड़ता है, बिल्कुल सही है, आपने एचपीजीके में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। ट्रांसगिरी सिरमौर में पड़ता है, तो सिस और ट्रांसगिरी सिरमौर में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका लाहौल। अब देखिए एचपी का देख लीजिएगा, यहां से शुरू हो रहे हैं एचपी के, ठीक है, फॉलोइंग आर करेक्ट, यहां से हिमाचल जीके शुरू होगी, तो आपको पता लगेगा कि एचपी जीके किस तरीके से पढ़नी है। लाहौल इज अ डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतन वर्ड्स, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। लाहोयुल मींस कंट्री कंट्री इन द साउथ, और लाहीयुल मींस कंट्री ऑफ द गोड्स, ठीक है, कि लाहोयुल्स का मतलब होता है कंट्री इन द साउथ, और लाहीयुल्स मींस का मतलब होता है कंट्री ऑफ द गोड्स। तो ये दोनों ही आपकी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय धौलाधार माउंटेन्स रेंज, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को धौलाधार माउंटेन रेंजेस टच करती है। कुल्लू को करती है, बिल्कुल करती है। कांगड़ा को करती है, बिल्कुल करती है। मंडी को करती है, बिल्कुल करती है। तो डी आंसर जो है वो इसका सही होगा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन। भाई बहुत बार अभी अलाइड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में एचपी हाई कोर्ट में भी पूछा गया, उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। आंसर सभी को पता होगा, ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो फुली सिचुएटेड है किसमें, शिवालिक रेंज में, शिवालिक जोन में। विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस, कौन से प्लेस को लिटिल ग्रीस बोला जाता है। तो मलाना कुल्लू को जो है वो लिटिल ग्रीस के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। चंद्रखानी दर्रा कहां पर पड़ता है। चंद्रखानी दर्रा पड़ता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पहला क्वेश्चन पास से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोहतांग पास, ठीक है, अ पाइल ऑफ कॉर्पस जिसका मीनिंग होता है, तो ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका लाहौल स्पीति में। सेकंड क्वेश्चन आपका कहां से, पासिस से। देख रहे हो, पहला क्वेश्चन पास से, दूसरा क्वेश्चन भी पास है, तीसरा भी पास से, कि कौन से पासिस जो है वो लोकेशन और एल्टीट्यूड जिनकी करेक्ट है। दराटी चंबा और पांगी के बीच में पड़ता है, 4720, बिल्कुल सही है। सांच चंबा और पांगी के बीच में पड़ता है, 4728। वारू कहां पर पड़ता है, कांगड़ा और चंबा के बीच में, 3870। तो सारे ही जो है वो करेक्ट है। तो तीन क्वेश्चन तो यहां पर पासिस से ही पूछ लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब पासिस से दोबारा पूछे जाएंगे, मतलब ज्योग्राफी आपको एचपी की जो है वो अच्छे से पढ़नी है। अच्छा, हमने अपने बैच में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है, हिस्ट्री चली हुई है आधी, वो भी हो चुकी है आधी से ज्यादा। अब जो है वो आपके दोबारा से ज्योग्राफी के ऊपर डिटेल्ड नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, वो फ्रॉम हिमाचल हैज ट्रेवल्ड टू द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन अ मोटरसाइकिल, ठीक है, कौन थे, तो वो थे आपके भूपिंदर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा भूपेंद्र सिंह। ये थोड़ा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, तो करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड अ हिल स्टेट, कब डिक्लेयर किया गया था हिमाचल को हिल स्टेट। वैसे इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, या तो ये पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश विशाल कब बना था, तो 1966, इसका आंसर वैसे 1966 ही होगा, या फिर पूछा जाता है पूर्ण राज्य का दर्जा 1971, ठीक है। हिल स्टेट का एज सच कोई ज्यादा मेंशन नहीं किया जाता, बट 1966 आप इसका आंसर जो है वो टिक कर सकते हो। द लेक कनेक्ट्स विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड जमदग्नि, तो उस लेक का क्या नाम है, रेणुका लेक। रेणुका लेक कहां पर पड़ती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है जानी जाती है। विच आर द अदर फेमस वैलीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी मंडी डिस्ट्रिक्ट की फेमस वैली है, तो चौंतरा वैली मंडी में, बिल्कुल सही। बलह वैली मंडी में, बिल्कुल सही, उपजाऊ है। चूराहा वैली, बिल्कुल सही। तो सभी जो है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो वैली से भी यहां पर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट भी वैली सही है। हब्बन वैली कहां पर सिचुएटेड है, तो राजगढ़ सिरमौर में हब्बन वैली पड़ती है। पीच घाटी भी पड़ती है कहां पर, सिरमौर में, राजगढ़ में। तो हब्बन वैली और पीच घाटी दोनों ही आपको जो है वो यहां पर याद रखना है। समझ रहे होंगे किस तरीके का क्वेश्चन है। नेम द लेक इन अपर हिमालयस रीजन विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड कॉज्ड हैवी फ्लड्स इन सतलुज रिवर। परिचू या पारीचू बोल लीजिए, परीचू बोल लीजिए, जो भी लगे आपको, ठीक है, तिब्बतन कैचमेंट एरिया में पड़ती है, ठीक है। 2004 में ये इसकी जो है वो फॉर्मेशन हुई थी, तो ये ब्रीच हुई थी जिसके कारण जो है वो हैवी फ्लड्स आए थे सतलुज रिवर में। विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिज ग्राउंड इन शिमला, ठीक है, कौन से ग्लेशियर जो है वो शिमला से
दिखते हैं, ठीक है। सोना पानी ग्लेशियर, गैंगथन, तो दोनों ही ग्लेशियर जो है वो दिखते हैं। बोथ आंसर इसका सही होगा। विच रिपब्लिक फोर्ट फॉर कौरवाज इन महाभारत वार, ठीक है। किसने जो है, कुनिंदा ने, ओडम्बराज ने, त्रिगर्त ने, आर्य ने, किसने जो है वो महाभारत में कौरवों की साइड से लड़े थे? तो त्रिगर्त याद रखिएगा, त्रिगर्त इसका जो है वो सही आंसर है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है राजा सुशर्मा चंद्र वाज द ब्रदर इन लॉ, ठीक है। जो राजा सुशर्मा चंद्र था वो किसका ब्रदर इन लॉ था? अब देखिए जो आपका आंसर दिया गया है, आंसर की में वो दिया गया है दुर्योधन, दुर्योधन का ब्रदर इन लॉ था। चलो ये ठीक है। बट जो अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो वहां पर आपको जयद्रथ भी देखने को मिलेगा। तो अगर दुर्योधन का नाम नहीं होता है, जयद्रथ का होता है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं, बट फिर भी अदर एग्जाम्स के लिए भी तो आप जयद्रथ जो है वो टिक करोगे। नेक्स्ट है बुशहर स्टेट इन रामपुर वाज स्टैब्लिश बाय, किसने जो है वो स्टैब्लिश की थी? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर दिया गया था, आंसर की में वो दिया गया था बाणासुर। बट आप और जगह भी देखोगे तो जो प्रद्युम्न थे, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा के बेटे, उनके द्वारा जो है वो ये स्टैब्लिश की गई थी। बट आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है, ठीक है। वो शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर, सराहन से रामपुर जो है वो किसने कैपिटल अपनी जो है वो ट्रांसफर करी थी? तो इनका नाम था राजा राम सिंह, याद रखिएगा, राजा राम सिंह। नेक्स्ट है सिरमौर वाज प्लंडर्ड बाय तैमूर, तैमूर पर सिरमौर ने आक्रमण, मतलब सॉरी तैमूर पर नहीं, सिरमौर पर तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो 1398 99 इसका सही आंसर होगा। समझ आ गया? मैक्सिमम क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राइड टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 1805-09 बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हैड टू सरेंडर इट टू, ठीक है। किसको सरेंडर करना पड़ा था? महाराणा रणजीत सिंह को, ठीक है, ट्रीटी ज्वालामुखी की अकॉर्डिंग के अनुसार, ठीक है। ज्वालामुखी की ट्रीटी किसके बीच में हुई थी? संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में। समझ आ गया? नेक्स्ट है आफ्टर गेटिंग डिफीटेड, ठीक है, महाराजा संसार चंद वेयर डिड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर आफ्टर बेनिशिंग द बाघल रूलर, तो कहां पर ली थी शेल्टर? वो है आपका कुनिहार। तो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से भी हैं, क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से भी है, क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से भी हैं। सभी सेक्शन को जो है वो कवर किया गया था। वो लेड धामी प्रजामंडल, धामी प्रजामंडल मूवमेंट को किसने लेड किया था? ठीक है, जो इसके प्रधान थे धामी प्रजामंडल के, तो वो थे आपके पंडित सीताराम। ठीक है, धामी गोलीकांड अलग है, धामी प्रजामंडल के प्रधान अलग है। यहां पर पूछा गया लेड किसने किया था प्रजामंडल मूवमेंट को, धामी गोलीकांड नहीं पूछा गया, तो पंडित सीताराम। वेन वाज भाई, ये भाई है, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसोबियंस मूवमेंट लॉन्च, ठीक है। भाई दो ना पाई दो जो कि एक एक्सटेंशन था सिविल डिसोबियंस मूवमेंट का, वो कब लॉन्च किया गया था? तो वो लॉन्च किया गया था आपका 1941 में, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये किसका एक जो है वो ब्रांच था या एक्सटेंशन थी, ये भी आपको याद रखना है। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन विच शिमला पैक्ट वाज साइन, कौन सी बिल्डिंग में जो है वो शिमला पैक्ट साइन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बारनस कोट, बारनस कोट में शिमला पैक्ट साइन किया गया था। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी ऑफ एचपी एंड सेकंड इन इंडिया, कौन सी है भाई? मंडी है हिमाचल की सबसे बड़ी, और सेकंड आती है आपकी इंडिया में। समझ आ गया? मतलब कोई भी सेक्शन आपका एचपी जीके में नहीं छूटा है, हर एक सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा गया। द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विच इलेक्ट्रिक लाइट्स, कौन सी बिल्डिंग थी जो कि इलेक्ट्रिक लाइट्स जिसमें थी? तो वो था आपका वाइस रीगल लॉज, वाइस रीगल लॉज में इंडिया, मतलब कि शिमला की पहली बिल्डिंग थी जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट थी। समझ आ गया? नेक्स्ट है ड्यूरिंग महात्मा गांधी मर्डर ट्रायल नाथुराम गोडसे वाज लॉज्ड इन शिमला एट, कौन सी जेल में रखा गया था? तो बालूगंज जेल में जो है वो, बालूगंज बोलते हैं लोकल में, उसमें जो है वो इनको रखा गया था, गोडसे को, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि शिमला में है, इसकी बिल्डिंग को पुराने समय में क्या बोला जाता था? तो डेल्जल हाउस बोला जाता था, ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका नाम, बाप का नाम एंड कहां से आए हो, कहां जाना है? वर द क्यूरीज यूज्ड टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम एट द चेक पोस्ट लोकेटेड, ठीक है। शिमला की कौन सी चेक पोस्ट थी कि वहां से अगर कोई भी गुजरता था, ठीक है, तो उससे आपका नाम, बाप का नाम, कहां से आए हो, कहां जाना है, ये पूछा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है तारा देवी। मैक्सिमम ने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा होगा, मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्होंने पढ़ा होगा, बट उससे अलावा कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो एचपीजीके के क्वेश्चन ये थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर पहली सीरीज दी गई है, लुक एट द सीरीज 2 1 1/2 1/4, ठीक है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, ठीक है। सिंपल सा क्या दिया गया, 2 1 1/2 और 1/4। अगर आप यहां पर देखोगे, देखिए रीजनिंग का सिंपल सा रूल ये है
कि आपको 1 से 2 से 3 बार भी ट्राई करना पड़ता है, अगर वो तुक्का है कि अगर आपका पहली बार में आप समझ गए हो। अब यहाँ पर 1/2 में है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी 1 बाय मतलब कि डिवाइड वाले नंबर के साथ ही जो है वो यहाँ पर कुछ चल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर 2 इंटू 1/2 हम करेंगे तो इसको कट गया, ये आ गया हमारे पास 1, यानी कि नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 1 इंटू 1/2 करेंगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 1/2, यानी कि नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 1/2 को 1/2 के साथ करेंगे तो ये 1/4 आ गया, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 1/4 को अगर 1/2 के साथ करेंगे तो 1/8, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आ गया। तो 1/8 जो है वो आंसर सही होगा। और सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पर 4/2 के साथ भी करेंगे तो आई थिंक यही सेम आंसर आएगा। मतलब कि आपका आंसर सही आना चाहिए, पैटर्न आपका अच्छे से फॉलो होना चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो सही निकलेगा। नेक्स्ट सीरीज है आपकी ELFA, GLHA, ILJA और KL। ठीक है, यहां पर 2 वर्ड पहले दे दिए, इनमें जो है वो नेक्स्ट आपका क्या आएगा। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि जो पहला है, ठीक है, और जो तीसरा है, पहला और तीसरा, पहले पहले के बीच में क्या है, +2 का गैप है, मतलब +2 में EFG, ठीक है, उसके बाद आपका G आ गया, इसी तरीके से आगे +2 है, और फिर L जो है वो सेकंड आपका सेम रखा गया है। समझ आए? इसी तरीके से तीसरे में जो है वो +2 का है और उसके बाद A को जो है वो सेम रखा गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास KLLA। ठीक है, तो KL तो अपने आप दिया हुआ है, L और A जो है वो आपको आगे लगाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले और तीसरे में +2 करना है, या फिर आप एक वर्ड छोड़कर, एक अल्फाबेट छोड़कर आगे लिख सकते हो, और दूसरा और तीसरा आपको एज इट इज रखना है। तो ऐसी सीरीज में आपको सिंपल सा करना है, पैटर्न के ऊपर देखना है कि पहले 2 के बीच में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर वो तीसरे में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर तीनों में अप्लाई हो जाता है तो आपको चौथे में आराम से आंसर उसका जो है वो मिल जाएगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, ठीक है, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट ऑलरेडी करवा चुके हैं हम सिलेबस में। ठीक है, ये भी मैं सब कुछ करवा चुका हूं ऊपर, मतलब कि जो भी आपका कोर्स चला हुआ है। तो इंच, आउंस, सेंटीमीटर, यार्ड। अब देखिए इंच किसकी है, लेंथ की है, सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट है, यार्ड भी लेंथ की यूनिट है, आउंस किसकी है, आउंस वेट की यूनिट है। तो आपका सेकंड आंसर जो है वो यहां पर सही होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द डेजर्ट। अब आप सोचोगे डेजर्ट से कौन सा वर्ड बिलोंग करता है, सॉरी नॉट नहीं है बट बिलोंग करता है। कैक्टस बिलोंग करता है। अब एक तरीके से आप देखो तो कैक्टस तो आपके डेजर्ट में ही होते हैं, आप टिक कर दोगे, बट ऐसा नहीं है, सारे डेजर्ट में आपके कैक्टस देखने को नहीं मिलते हैं। ओसिस भी नहीं, फ्लैट भी नहीं, सारे डेजर्ट फ्लैट होते हैं, बिल्कुल नहीं। एरिड का मतलब क्या होता है, एरिड का एक तरीके से मतलब समझ लीजिए सूखा टाइप। ठीक है, सूखा, तो हर डेजर्ट सूखा होता है, बिल्कुल सूखा होता है। ठीक है, तो एरिड इसका जो है वो सही आंसर होगा। मतलब ये कंसेप्ट यहां पर फॉलो होता है, बाकी आप चाहे तो कोई और कंसेप्ट भी जो है वो फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू। अब देखिए जब आप रेस लगाते हो और वो रेस क्या होती है, लंबी हो जाती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको आपका मैराथन बोल दिया जाता है। समझ आ गई? इसी तरीके से जब आप सोते हो, ठीक है, एक तो आप सोए, बट जब आप लंबा सोते हो तो उसको क्या बोला जाता है, कई जानवर जो है वो जब लंबी नींद में चले जाते हैं तो उसको बोला जाता है हाइबरनेशन। ठीक है, तो हाइबरनेशन जो है वो बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका स्लीप। समझ आ गया? मैराथन जैसे रेस से रिलेटेड है, उसी तरीके से हाइबरनेशन जो है वो स्लीप से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेट फ्रॉम द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। अब आर्टिफिशियल लैंग्वेज किस तरीके से, देखिए, गॉर्बी फ्लर मींस फैन बेल्ट। ठीक है, ये एल है, गॉर्बल, गॉर्बल फ्लर मींस फैन बेल्ट, पिक्सन गॉर्बल मींस सीलिंग फैन, और अर्थ टूस मींस टाइल फ्लोर, टाइल रूफ। ठीक है जी। अब देखिए इसमें अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अच्छे से समझिए, पहला वर्ड क्या दिया गया है, पहला वर्ड दिया गया है GORBLFLUR। अब इसमें अगर मैं सेपरेट करूं तो यहां पर GORBL, गॉर्बल का मतलब हो गया फैन। ठीक है, और इसी तरीके से आपका फ्लर का मतलब हो गया बेल्ट। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। इसी तरीके से सेकंड में देखिए, पिक्सन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, PIXN, पिक्सन का मतलब क्या हो गया, सीलिंग हो गया। ठीक है, और गॉर्बल का मतलब तो हमें पता ही है, गॉर्बल का मतलब क्या है, गॉर्बल का मतलब है आपका फैन। इसी तरीके से ARTH, अगर ARTH अर्थ को मैं अलग कर देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टाइल, और अगर मैं TUSL को अलग कर देता हूं, इसका मतलब हो गया रूफ। मतलब सभी को मैंने ब्रेकआउट कर दिया। अब यहां पर पूछा क्या है कि विच कोड कुड मीन सीलिंग टाइल, सीलिंग टाइल का कोड आपको बताना है। तो सीलिंग का कोड क्या है, सीलिंग का कोड है आपका PIXN, और टाइल का क्या है, टाइल का है अर्थ। ठीक है,
ARTH, तो पिक्सनर्थ यानी कि डी आंसर आपका सही होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो हैंडल करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन यहां पर फंस जाते हैं। अब थोड़ा अगला सुनिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इनफॉर्मल गैदरिंग, इनफॉर्मल गैदरिंग होती है कि आपने कभी जो है वो आपने गैदरिंग कर ली, अकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन अ कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर। इनफॉर्मल गैदरिंग क्या होती है कि जब एक ग्रुप किसी लोगों का जो है वो कैजुअली मिलता है रिलैक्स्ड मैनर में। विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल गैदरिंग। अब यहां पर 4 सिचुएशन आपके पास दी गई है, आपको उसको बताना है कौन सी इनफॉर्मल गैदरिंग के ऊपर सुटेबल बैठेगी। ठीक है, सबसे पहले द बुक क्लब मीट्स ऑन द फर्स्ट थर्सडे इवनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये बैठ रही है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज प्रमोशन, जर्मी एंड अ फ्यू co-workers decided to go out and for a quick drink after work. Mary sends out 25 invitation for the bridal shower she is giving for shower. ठीक है, shower she is giving for her sister. Whenever she eats at the Mexican restaurant, Clara seems to run into Peter. ठीक है, तो भाई क्लब बुक्स मीट्स, ठीक है, ये नहीं आपका सेट बैठ रहा है। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज प्रमोशन, जर्मी एंड अ फ्यू कोवर्कर डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ क्विक ड्रिंक आफ्टर वर्क। यानी कि यहां पर कुछ आपका हैप्पीनेस की बात है। ठीक है, यहां पर एक गैदरिंग की बात है, इनफॉर्मल गैदरिंग की बात है कि यहां पर प्रमोशन से खुशी है, तो ये ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो इसके ऊपर बैठेगी। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है ज्यादा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगता है, सिंपल सा आपको जो है वो उसके साथ रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। अगला देख लेते हैं इसी तरीके का। अब देखिए, विंसेंट हैज अ पेपर राउट। ठीक है, ईच मॉर्निंग ही डिलीवर्स 37 न्यूज़पेपर टू कस्टमर इन हिज नाइबरहुड। कि विंसेंट क्या करता है, पेपर बांटने का काम करता है और हर मॉर्निंग में 37 न्यूज़पेपर जो है वो कस्टमर को अपने नाइबरहुड में डिलीवर करता है। इट टेक विंसेंट 50 मिनट्स टू डिलीवर ऑल द पेपर। विंसेंट को कितना टाइम लगता है, 50 मिनट्स लगते हैं। इफ विंसेंट इज सिक और हैज अदर प्लान, his friends Thomas, who lives on the same street, will sometimes deliver the papers for him। कि अगर विंसेंट के कोई और प्लान होते हैं या फिर वो बीमार हो जाता है, तो उसका जो फ्रेंड है थॉमस, जो उसी की गली में रहता है, वो पेपर बांटने का काम कर देता है। ठीक है, अब इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट कौन सी? एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है तो आपको अपना दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके साथ अटैच करके जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वही पढ़नी है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, विंसेंट एंड थॉमस लाइव इन द सेम नाइबरहुड। ठीक है, सेकंड है, इट टेक्स थॉमस मोर देन 50 मिनट्स टू डिलीवर द पेपर। क्या ये कहीं पर मेंशन किया गया है कि थॉमस को कितना टाइम लगता है डिलीवर करने में? विंसेंट के बारे में बताया गया, थॉमस के बारे में बताया नहीं गया है, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। इट इज डार्क आउटसाइड व्हेन विंसेंट बिगिन हिज डिलीवरी, इसके बारे में कोई बताया गया है? बिल्कुल नहीं बताया गया है। ठीक है, थॉमस वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर राउट, इसके बारे में बताया गया है कि थॉमस का अपना राउट है? बिल्कुल नहीं बताया गया है। हाँ, ये जरूर बताया गया कि विंसेंट एंड थॉमस लाइव इन द सेम नाइबरहुड, क्योंकि वो उसी की गली में रहता है, तो पहली स्टेटमेंट इसकी सही होगी। तो यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, अपने आपको आपने 30 मार्क हाँ समझ के जो है वो अलग से स्टेटमेंट नहीं बनानी है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर कूल को जो है वो डी क्यू आर पी लिख दिया जाता है, कूल है ये, ठीक है, इसको क्या याद लिख दिया गया, डी क्यू आर पी, तो आपका हॉट को क्या लिखा जाएगा? तो सी के बाद डायरेक्ट सी, मतलब कि सी के बाद डायरेक्ट क्या लगा दिया, डी लगा दिया, कुछ भी यहां पर जो है वो गैप नहीं दिया गया। तो हम इसी तरीके से फॉलो करके एच के बाद क्या लगा देते हैं, एच के बाद हम लगा देते हैं आई। फिर ओ है, ओ के बाद क्या छोड़ा है, एक छोड़ा है अल्फाबेट, ओ पी क्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां लगाएंगे, ओ एक अल्फाबेट को छोड़ेंगे पी को और यहां पर लगा देंगे क्यू। सेम फॉलो कर रहे हैं हम। अब यहां पर ओ है, ठीक है, और ओ के बाद आर है, तो यहां पर क्या छोड़ा, पी क्यू। यहां पर दो अल्फाबेट को छोड़ दिया गया, तो टी के बाद हम दो अल्फाबेट छोड़ेंगे। ठीक है, टी के बाद क्या हो गया, टी यू वी डब्ल्यू। तो आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आई क्यू डब्ल्यू क्या हमारे ऑप्शन में है, तो आई क्यू डब्ल्यू सेकेंड आंसर जो है वो सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो आपको हैंडल करना है। अगला देख लो, कंप्लीटेड को लिखा जाता है इस तरीके से, तो डायरेक्शन को किस तरीके से लिखें? अब जब याद रखिएगा, जब भी कोडिंग डी कोडिंग में आपके पास एक लंबा सेंटेंस आता है, तो उसमें अगर तो आपको इजीली लग रहा है कि सी के बाद डी आ रहा है, अब यहां पर सी के बाद एम आ रहा है, आपने देखा ना पहले के बाद, एक बार मैं लिख देता हूं, सी ओ एम पी एल ई टी ई डी। कंप्लीटेड के बाद क्या लिखा हुआ है, एम ओ सी ई एल पी डी ई टी, ये लिखा हुआ है। अब सी के बाद अगर आप यहां पर गैप काउंट करोगे, तो भाई यहां पर तो गैप बहुत तगड़ा दिया हुआ है, एम, इतना तो आपका काउंटिंग नहीं चलेगी। तो यहां पर करना क्या है, यहां पर एक और आइडिया लगा के देख लीजिए, अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें,
तो यहां पर देखिए M को इन्होंने यहां पर लिख दिया, O को यहां पर लिख दिया और C को यहां पर लिख दिया। ठीक है जी, ये हो गया आपका। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें, E को इन्होंने यहां पर लिख दिया, P को यहां पर लिख दिया, L को बीच में रख दिया, D को इन्होंने यहां पर रख दिया, T को यहां पर लिख दिया, E को यहां पर बीच में रख दिया। तो इसी तरीके से अगर हम डायरेक्शन का करें, DIRECTION डायरेक्शन का, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 3 में। अब यहां पर पहले मैं R लिखूंगा, I को मैं एज इट इज उतारूंगा, D को मैं यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। फिर यहां पर मैं T को पहले लिखूंगा, C को फिर मैं बीच में ही लेके आ जाऊंगा और E को मैं ले जाऊंगा इधर। फिर यहां पर मैं N को लेकर आऊंगा, बीच में सीधा O को रखूंगा और I को मैं यहां पर लेकर आऊं। तो RIDTCENOI। ठीक है, RIDTCENOI, सी आंसर जो है वो सही होगा। तो जब भी आपको कभी कोडिंग डी कोडिंग में लंबा गैप नजर आए, वैसे तो हमने अपने बैच में कोडिंग डी कोडिंग के हर टाइप के क्वेश्चन आपकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी है, बट फिर भी अगर आप अपने आप से तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपके पास कभी लंबा आपको गैप दिखे तो इस तरीके से आपको कटपट करके एक बार जो है वो अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट है आपको जो है वो ये एक्स दिया गया है, शेप दी गई है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से किस में ये अप्लाई होगा शेप। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके की शेप है, ये कुछ ऐसी 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 इस तरीके की, तो कहां पर लगेगी? इसमें लगेगी, कभी लगा के देख लो ये। ठीक है, ये तो बनी नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये कट गया। यहां पर अप्लाई होगी, अगर मैं यहां पर कर लेता हूं, ऐसे लेके जाता हूं, ऐसे भी करता हूं, ऐसे भी करता हूं, फिर यहां पर कर लेता हूं, फिर भी नहीं बनी, ये भी नहीं अप्लाई हुआ, यहां पर भी नहीं अप्लाई होगी। अब यहां पर अप्लाई करके देखते हैं, ये गया मैं इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, क्या बिल्कुल सेम शेप आई है ऐसे ही? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 4। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको अपने आप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट का आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये होगा आपका फर्स्ट ए आंसर। ठीक है, यहां पर ए जो है वो आपका आएगा। ठीक है, और इसको भी जब आप अनबॉक्स करोगे नेक्स्ट बॉक्स को, तो इसका आंसर रहेगा आपके पास 2 और 3। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपका इसमें सिमिलर आपका बॉक्सेस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज करना है वर्ड्स को लॉजिकल सीक्वेंस में। आपके पास की दिया गया है, डोर दिया गया है, लॉक दिया गया है, रूम दिया गया है, स्विच ऑन दिया गया है। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? की लोगे ना। सबसे पहले आप क्या लोगे? सबसे पहले आप की लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? लॉक को खोलोगे। ठीक है, लॉक कहां पर लगा हुआ था? लॉक लगा हुआ था आपका डोर के ऊपर। डोर के ऊपर लॉक लगा हुआ था। अच्छा, डोर के बाद आपने क्या किया? डोर के बाद आपने जब खोलते तो आप रूम में एंटर हुए और उसके बाद आपने क्या करा? स्विच ऑन करा। ठीक है, तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, थर्ड आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट आपका, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सैड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, ये सुरेश है आपका। सुरेश ने क्या किया? एक फोटो की तरफ पॉइंट आउट करा, इशारा करा। इसने क्या बोला कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, कि मेरी जो मदर है उनका जो इकलौता बेटा है। अब इसकी माता का इकलौता बेटा कौन हुआ? इकलौता जहां पर लग गया वर्ड, मतलब उसका है कि एक ही बेटा है, तो इसकी मदर का इकलौता बेटा खुद सुरेश ही हुआ। समझ आ गया? और ये क्या है जो फोटो में, ये उसकी मदर के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि ये सुरेश का बेटा है, तो सुरेश क्या हुआ? सुरेश हुआ आपका फादर। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फादर। नेक्स्ट है आपका, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ठीक है, ये क्या है? ये है आपके, क्या बोला गया? ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, कि जितने भी हारमोनियम है ये क्या हैं? ये है आपके इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? वो सारे आपके जो है वो फ्लूट है। इस तरीके का डायग्राम बन गया। अब यहां पर कंक्लूजन पढ़ो, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। अब क्या सारी फ्लूट्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट है? तो ये कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, जो सारे हारमोनियम है वो फ्लूट्स हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज। सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5896, ये कुछ आपके यहां पर नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और आपको बताना है यहां पर कौन सा आएगा। अब आप यहां पर माइनस प्लस कुछ करने लगोगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अब यहां पर क्या है? देखिए 5 दिया गया है, 8 9 6 5 4 2 3 7। अब यहां पर कंसेप्ट क्या फॉलो हो रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इन्होंने 5 को रिमूव किया। 5 को रिमूव किया तो 8 9 6 5 4 2 3 7 आ गया, अगला नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है,
फिर यहां से 7 को रिमूव किया, पहले इस साइड से फिर इस साइड से, अब क्या आ गया 8 9 6 5 4 2 3 आ गया अगला नंबर। फिर दोबारा से इस साइड चले गए, 8 को रिमूव कर दिया, 9 6 5 4 2 3 आ गया अगला नंबर। ठीक है, अब यहां से कर दिया था, अब इधर से रिमूव करेंगे तो 9 6 5 4 2 9 6 5 4 2 सी आंसर जो है वो सही होगा। तो भाई इस तरीके के कंसेप्ट भी आते हैं, डिपेंड करता है। रीजनिंग का मतलब यही है कि आप कितने तरीके से जो है वो अपने दिमाग को चलाते हैं। अब यहां पर कुछ आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया, वैसे मैथ्स को इंक्लूड नहीं किया गया है बट फिर भी इन्होंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा कि भाई जो आपका ए है वो 2 ट्रैक के बीच में, जो आपका मतलब कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैक को बिछा देता है 16 दिन में, बी जो है वो 12 दिन में बिछा देता है, सी की हेल्प से जो है वो 4 दिन में बिछ जाता है, तो सी अलोन कितने दिन में बिछाएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 9:3/5। ठीक है, यहां पर 3 है, 3/5 पहला आंसर जो है वो इसका सही होगा। अब इसको करोगे कैसे, सिंपल सा है भाई, आपको टोटल वर्क निकाल लेना है 48 आएगा, फिर आपको जो है वो एफिशिएंसी ए की बी की निकाल लेनी है, उसके बाद आपको तीनों की निकाल लेनी है और उसमें से सेपरेट आउट करके सी का टाइम निकाल लेना है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। फिर सेकंड है कि मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 30,000 डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है, ए एंड बी एट द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, इसका सही आंसर जो होगा वो 6400 होगा। ठीक है, अब सिलेबस में मैथ्स वगैरह मेंशन नहीं किया गया बट एक दो क्वेश्चन डाले हैं तो हम भी थोड़े बहुत आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1190। इसको कर लीजिएगा, ए मैन बाइज अ साइकिल फॉर RS 140 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए ये मैथ्स के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि दोबारा से दिए जाएंगे बट थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर। कंप्यूटर सेक्शन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मॉनिटर, कौन सा इनमें से मॉनिटर के साथ एसोसिएट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका CRT। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, समझ आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सेकंड आंसर जो है वो सही है, फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको यहां पर दिया गया है। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, नॉट पूछा गया कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर है इनपुट, बिल्कुल है, कीबोर्ड है बिल्कुल है, प्रिंटर है प्रिंटर नहीं है, माउस है बिल्कुल है। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जिससे हम डेटा को जो है वो इनपुट करते हैं, तो प्रिंटर से तो हम आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर से हम डेटा बाहर निकालते हैं, तो बाकी सारे इनपुट है, ये आउटपुट हो गया। अ स्विच इन अ नेटवर्क इज यूज टू, स्विच नेटवर्क में किस लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन नेटवर्क, सिस्टम को नेटवर्क पर अगर कनेक्ट करना है उसके लिए आपका स्विच यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा जो है वो ऑड वन है, मतलब कौन सा जो है वो अलग है, इनमें से आपको बताना है। स्पाईवेयर, मालवेयर, वायरस, सभी एक प्रकार के वायरस ही हैं। ठीक है जी, और हब जो है वो अलग है, तो इसका आंसर होगा हब। कौन सा इनमें से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा, मिंट, रेड हैट, सभी हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो भाई उसके टाइप्स या एग्जाम्पल वगैरह भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारे बैच में तो आपको पता ही है, जिन्होंने भी बैच ज्वाइन किया है चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उसमें तो कोई कमी आएगी नहीं। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन, इसको एल्गोरिदम बोला जाता है। सी आंसर इसका जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव .mpg एक्सटेंशन, कौन सी फाइल की mpg एक्सटेंशन होती है, वीडियो फाइल की जो है वो mpg एक्सटेंशन होती है। अ कंप्यूटर मस्ट हैव, कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए, नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं भी होगी चल जाएगा काम। एंटीवायरस होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं होगा चल जाएगा काम। ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बी आंसर जो है वो सही होगा। DNS इज अ एब्रीविएशन फॉर, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पढ़ के अच्छे से चल जाइएगा। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड होता है अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स, एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि हर एलिमेंट को कनेक्ट करता है। सही आंसर होगा सी। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर नहीं है, क्रोम ब्राउजर है बिल्कुल है, फायरफॉक्स बिल्कुल है, कैसियो ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, अब इसकी जगह आपको ओपेरा भी दिया जा सकता है, मतलब कि ऑप्शन में नन की जगह, तो वो देख लीजिएगा। लैन की फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चन देखोगे, हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो एक इजी लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये नहीं जरूरी कि इस बार भी ऐसे पूछे जाए, हो सकता है पूछ लिए जाए, हो सकता है ना पूछे जाए, सभी लेवल के आपको जो है वो तैयार करने हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर का टाइप नहीं है, तो हम तो करवा चुके हैं। इंकजेट बिल्कुल, रबड़ व्हील,
नहीं है। डॉट मैट्रिक्स बिल्कुल है, लेजर बिल्कुल है, तो रबड़ व्हील जो है वो प्रिंटर का टाइप नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, भाई फुल फॉर्म भर भर के पूछी गई है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, फुल फॉर्म होती है यूएसबी की। कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे आप कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर है इसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है, कैसे करोगे? फायरवॉल बिल्कुल सही, एंटीवायरस बिल्कुल सही, पासवर्ड बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर है। When a document is opened in a computer, it is temporarily stored in, किसमें स्टोर किया जाता है? तो रैम में स्टोर किया जाता है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, तो फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिएगा भाई, जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं या फिर कोचिंग वगैरह में जा रहे हैं। द सेट ऑफ वायर विच कैरी इन्फॉर्मेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज नोन एज, तो इसको कहा जाता है आपका कंट्रोल्ड बस, ठीक है, याद रखिएगा कंट्रोल्ड बस। नेक्स्ट है आपका माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जांपल ऑफ, किस तरीके के एग्जांपल है? पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल है, ठीक है। माउस भी हो गया आपका, ट्रैक बॉल भी हो गया और जॉयस्टिक भी हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? अब फुल फॉर्म ही देख लो यार, कितनी पूछ ली, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो जीयूआई की फुल फॉर्म होती है। समझ आ गया? तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में दोबारा से बोलूंगा भाई, हाई कोर्ट पीडीएफ कोर्स का लिंक है, बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो 9882061022 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लिंक पर जाकर क्लिक करोगे, आपको वहां पर मिल जाएगा। डेली पीडीएफ्स अपलोड होती है, ठीक है, कंटेंट होता है, सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप आपको मिला है, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, और बाकी यस कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इससे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।